हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फाइनल की, दैट इज़ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड इन मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022। हमने पूरा इवेंट किया कवर किया। ये मैच डे 19 है। हमने एक एक मैच डे को कवर किया था, जो भी इस इवेंट में हुआ पक्का पता भी नहीं चला और ये पूरा टूर्नामेंट भी ख़त्म हो गया। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टूर्नामेंट। कुछ मैचेस ऐसे थे जो इसमें बारिश की वजह से अच्छे रिजल्ट नहीं आ सके, जैसे साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे की मैं बात करूँगा, वो उनके लिए अच्छा नहीं था, वरना वो सेमीफाइनल खेल रहे होते। डकवर्थ लुइस की वजह से वो मैच ख़त्म हो गया था। बिकॉज मिनिमम 5 ओवर्स ग्रुप में खेलने होते हैं और मिनिमम 10 ओवर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स का रूल होता है, ये नॉकआउट स्टेजेस का। लेकिन उसमें वो साउथ अफ्रीका ने इतनी फास्ट क्विंटन डिकॉक ने बैटिंग की थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन फिर 5 ओवर्स पूरी नहीं हो सके थे, तो 54 पे इनिंग्स ख़त्म हो गई थी और फिर अनफॉर्चुनेटली पॉइंट्स को शेयर करना पड़ा था। तो आई थिंक वो साउथ अफ्रीका को एक पॉइंट बहुत कॉस्ट हुआ है। और नेदरलैंड में तो आई थिंक उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो भी अच्छी नहीं थी। खैर, इन सब के अलावा हम आज सिर्फ बात करेंगे दैट इज़ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड ने टॉस जीता, पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी, पाकिस्तान बैटिंग करने आया और यही हमें लग रहा था कि बारिश के बाद पिच बहुत ज़्यादा बॉलर्स को सपोर्ट करेगी, बेशक वो सीमर्स हो, कोई भी किस्म का बॉलर हो, स्पिनर हो, उसको सूट करेगी, इनको स्विंग मिलेगी। उनको बहुत ज़्यादा स्विंग मिल रही थी, हम ये भी नोट कर रहे थे, इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग से। पाकिस्तान बैटिंग करने आया, मोहम्मद रिजवान अनफॉर्चुनेटली सैम करन की बॉल, वो उसी तरीके से बैट उनका थोड़ा सा आगे मूव हो जाता है, बॉडी से थोड़ा सा अलग, तो उस तरीके से वो काफ़ी आउट हो रहे हैं। इस टूर्नामेंट में भी और एशिया कप में भी हमने उनको देखा था कि वो उस तरीके से आउट होते हैं कि लोअर बैट पे बॉल लगती है और फिर वो अंदर आके विकेट पे लग जाती है। तो रिजवान की आई थिंक एक चीज़ उनको थोड़ा देखना पड़ेगा ऑफ साइड की तरफ। बाकी इज़ अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर, उन्होंने प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, उसमें कोई खामी नहीं है कि वो एक परफेक्ट प्लेयर हैं। आई थिंक उनको आगे बहुत ज़्यादा कंटिन्यू भी करना चाहिए। मेरी अपनी राय है कि ही इज़ अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर और उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। जिस तरीके से वो शुरू में कराची किंग्स के लिए खेलते थे नंबर 6-7 पे, और फिर उनको जिस तरीके से ओपनर बनाया गया है, आई थिंक ग्रेट जॉब्स फॉर कोचेज मेंटोर्स, जिन्होंने भी उनको एज अ ओपनर इतनी अच्छी तरीके से पेश किया है और उन्होंने प्रूव भी किया है। पूरे आईसीसी टी20 का जो पूरा उन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड लिया था, वो भी आई थिंक उनको मिला है। तो आई थिंक ग्रेट प्लेयर ही है और मुझे लगता है कि अब वो जो नेक्स्ट पीएसएल है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूव करके हमें दिखाएंगे। उनकी क्वालिटीज़ में कोई हमें शक नहीं है। खैर, हम बात करते हैं फिर हारिस आए। हारिस को आई थिंक वो इंटेंट और बहुत पॉजिटिव तो वो खेल लेते साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी, हर मैच में जो भी उनको मिला है। बांग्लादेश वाला मैच जो मिला है वो आ रहे थे और फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत अच्छी चीज़ है टी20 क्रिकेट में। लेकिन आई थिंक आदिल रशीद इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट बॉलर्स इन टी20 वाइट बॉल क्रिकेट, जो कि स्पिनर्स में मैं काउंट करता हूँ। इवन राशिद खान और शादाब खान के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक। तो आदिल रशीद का फ़ायदा ये होता है कि वो एक्सपीरियंस जो लेकर आते हैं अपने साथ दुनिया भर की लीग्स का, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आदिल रशीद नो हाउ टू बॉल टू अ पाकिस्तानी प्लेयर या बैट्समैन हम कह लें। तो हारिस को आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, उनको आते साथ ही उन्होंने हाफ हिट खेली और बॉल वो स्विंग होती थी। जब भी आप अवे खेलते हो बॉडी से, तो फिर उसमें यही चांस होता है कि बॉल हवा में जाएगी। बिकॉज जब आप क्लोज खेलते हो तो ज़्यादा चांस होता है कि स्पीड ऑफ द बैट आपकी तेज़ होगी। तो फिर उनको मौका नहीं मिला और वो आउट हो गए। आई थिंक वो ओवर उनको रोक लेना चाहिए था, बिकॉज जब इफ्तिखार अहमद भी आदिल रशीद को खेल लेते तो वो खेल नहीं पा रहे थे। आप देख रहे होंगे कि कितना स्विंग था। आई थिंक पाकिस्तान ने टॉस जीता तो पाकिस्तान के लिए मैच बहुत डिफरेंट हो सकता था। सबकी अपनी अपनी राय थी कि पाकिस्तान को स्कोर ज़्यादा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लेकिन मेरी अपनी राय कि टॉस मैटर कर रहा था 20% इस गेम में। मुझे ये लग रहा था कि टॉस बहुत ज़्यादा मैटर किया है और इंग्लैंड को ये बहुत ज़्यादा फेवर किया है। बिकॉज बारिश के बाद एक अलग सिचुएशन होती है और जब ग्रीनरी नज़र आ रही थी मुझे पिच में, मैं देखकर शॉक्ड हो गया था। आई थिंक कि किस तरीके से वो ग्रास थी और आई थिंक मुझे यही लग रहा था कि बॉलर्स को बहुत ज़्यादा फेवर करेगी। और आपने देखा भी सैम करन, उन्होंने सिर्फ 12 रन दिए 4 ओवर में, 3 विकेट हासिल की, उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है। खैर उन सारी चीज़ों में हम बाद में आएंगे। लेकिन बाबर आजम की हम बात करेंगे, उन्होंने जब आदिल रशीद की बॉल पे आउट हुए थे वो रीड नहीं कर पाए थे उसको। शोएब मलिक ने कहा था, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन शोएब मलिक ने कहा था कि आदिल रशीद जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो उनका हैंड को देखना चाहिए था कि वो किस तरफ बॉल कर रहे थे, गूगली थी या लेग स्पिन थी। तो वो रीड नहीं कर पाए, मिसरीड हुआ और उसमें वो आउट हो गए। बिकॉज वो इतना गैप दे चुके थे कि आदिल रशीद के बॉल पे वो लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे, लेकिन कट लग के उनको आदिल रशीद ने कॉट एंड बोल्ड किया और आई थिंक वो मेजर विकेट थी पाकिस्तान की। फिर शान मसूद ने लिविंगस्टन जो कि उनके पार्ट टाइम बॉलर हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे थे जॉस बटलर, लेकिन उन्होंने करने नहीं दिया। आई थिंक उनके माइंड में पहले से था मैच से पहले कि मैंने लिविंगस्टन का जो ओवर है उसमें हिट करना है, और उन्होंने जो एग्रेसिव पन दिखाया है
आई थिंक लिविंगस्टन के ओवर में बहुत अच्छा था। उन्होंने जो स्ट्रेट सिक्स भी मारा है, आई थिंक वो बहुत क्लीन हिट थी। तो शान मसूद ने बहुत अच्छी इंटेंट के साथ उसको लिया, और फिर आई थिंक ये अच्छा था कि उनके ज़्यादा ओवर्स हमने ज़ाया नहीं करे, एक ही ओवर उन्होंने कराया लिविंगस्टन ने। तो फिर शान मसूद भी अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाया, हालांकि उनको सैम करन के बॉल पे आउट हो गए। वो ऑलमोस्ट उन्होंने 30 यार्ड सर्किल क्रॉस किया था, और वो फील्डर आके उन्होंने कैच पकड़ लिया सैम करन के बॉल पे जब वो लेग पे खेल रहे थे। तो आई थिंक दैट वाज नॉट अ गुड टाइम टू हिट दैट, कॉज इनिंग्स को अगर ये लोग 20 ओवर्स तक लेके जाते मेन बैट्समैन तो बात अलग होती। कॉज हमारे आखिरी के जो बैट्समैन थे शाहीन वसीम, आई थिंक वो बहुत जल्दी आ गए थे। उनको एटलीस्ट बस 1-2 ओवर से ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन बहुत उनको मौका मिल गया 4 ओवर का। तो आई थिंक फिर शादाब ने भी आई थिंक बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया था हिटिंग। आई थिंक अगर वो भी रुक जाते तो आई थिंक हम 150 तक पहुंच जाते, जो कि मेरे हिसाब से इस पिच के हिसाब से मेरी प्रेडिक्शन ये थी 150 से 155 वाज द बेस्ट स्कोर। ये मेरी प्रेडिक्शन थी। सब यही कह रहे थे कि इंडिया और इंग्लैंड को हम देखें तो 170 भी इंग्लैंड ने फ़ौरन आसानी से चेस कर लिया, लेकिन ये पिच डिफरेंट थी, इसकी कंडीशन डिफरेंट थी। यहाँ बारिश हो रही थी, ग्रीनरी ग्रास मुझे दिख रही थी। फिर हमारे जो बॉलर्स पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन उन्होंने भी जिस तरीके से किया है स्टार्ट, तो आप लोग को ये पिच का अंदाज़ा हो रहा होगा कि 150-155 रन काफ़ी थे, जो मेरा अपना एक ओपिनियन है। खैर हम बात करते हैं फिर इफ्तिखार अहमद की। इफ्तिखार अहमद भी अनफॉर्चुनेटली वो बॉल, अब मैं फिर इस बात पे आऊँगा कि जो पिच का था, बेन स्टोक्स की बॉल उन्होंने सिर्फ लेंथ डिलीवरी कराई थी, लेकिन वो बाउंस इतनी ज़्यादा हुई थी कि कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि 8 से 10 इंच ये बॉल बाउंस हो गई है। फिर उन्होंने बटलर ने कैच पकड़ लिया, तो उनकी भी आई थिंक इफ्तिखार अहमद भी उस बॉल को रीड नहीं कर पाए थे कि ये इतनी ज़्यादा बाउंस होती है कि वो ब्लॉक करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एज लगा और फिर वो जॉस बटलर के हाथों उनकी इनिंग्स का भी खात्मा हो गया। खैर हम बात यही करते हैं कि नवाज़ को आप यूज़ नहीं कर रहे एज अ बॉलिंग। ये मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई थिंक बाबर आजम की कैप्टनसी पे, जो भी आप बाबर आजम की कैप्टनसी को कहें कि उन्होंने सेमीफाइनल आखिरी वर्ल्ड कप 2021 जो कि यूएई में खेला गया था, फाइनल एशिया कप जो कि 2022 इधर यूएई में फिर से खेला गया था, और ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल, आई थिंक ये सारे अचीवमेंट्स हैं, लेकिन यू हैव टू यूज़ नवाज़। लेकिन रीज़न्स यही हैं कि नवाज़ इज़ नॉट अ प्रॉपर नंबर 6 बैट्समैन। आप उनसे 1-2 ओवर्स करवाओ। यस, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में एज अ बैट्समैन ही आए थे, लेकिन स्टिल जब उनके पास दोनों क्वालिटीज़ हैं, जब वो पीएसएल में स्टार्टिंग के ओवर्स करते हैं, पावर प्ले में उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है, तो आप उनको फिर आप मैच विनर कह रहे हो इंडिया के मैच के बाद, और फिर आप उनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो सही से। तो आई थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन। और वसीम जूनियर की भी मैं बात करूँगा। नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और शाहीन ये अपना 100% से ज़्यादा देते हैं, 200% देते हैं, लेकिन वसीम जूनियर अपना 100% नहीं दे पा रहे। उन्होंने विकेट्स लिए हैं, लेकिन विकेट्स उन्होंने उन टीम्स के ख़िलाफ़ नहीं ली जिनके ख़िलाफ़ उनकी एक इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस हमें नज़र आती, और उनकी जो बॉल है उसमें रीड करना इतना मुश्किल नहीं है। नसीम, हारिस और शाहीन में ये बात है कि उनकी बॉल को बैट्समैन समझ नहीं सकता कि अगली बॉल क्या करेगा, लेकिन वसीम के साथ एक इशू ये है कि बैट्समैन इज़ ऑलवेज़ रेडी टू हिट द बाउंड्रीज। जो मोइन अली ने भी आखिरी में, जब शाहीन इंजर्ड हो गए थे और जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, तो उनको पता था ये कहाँ बॉल करेंगे। ही वॉज रेडी, मोइन अली, उन्होंने 3 चौके लगा दिए। तो आई थिंक वसीम जूनियर नीड्स टू इम्प्रूव। ही इज़ अ गुड ओवरऑल प्लेयर, लेकिन यही मैं कहूँगा कि जब उनको बैटिंग की परफॉर्मेंसेज मिली जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, और जब आज उनको बहुत जल्दी बैटिंग मिल गई थी 3.5 ओवर पहले, तो उन्होंने बैटिंग में परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखाई। वो अपने आप को एज अ ऑलराउंडर नंबर 8 के प्लेयर कह रहे हैं, तो उन्होंने वो क्यों नहीं वो डिलीवर कर पा रहे। एंड आई विल से कि पीएसएल इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो पीएसएल में हमेशा परफॉर्म करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल इज़ अ डिफरेंट थिंग। आई थिंक ओवरऑल टीम में कोई ऐसा इशू मुझे नज़र नहीं आया। वसीम जूनियर को मैं ये कहूँगा थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ही कैन बी अ गुड, लेकिन आई थिंक फ़हीम अशरफ वॉज अ बेटर ऑप्शन। उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए उनके कैरियर पे। आई थिंक सबको हमने सवालात करने चाहिए सेलेक्टर से कि फ़हीम अशरफ का आप ऑलराउंडर बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको इसकी जगह होना चाहिए था, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि फ़हीम अशरफ का आप फ्यूचर के लिए फ्यूचर प्लान में रखें, उनको यूज़ करना, उनको सीखें, यूटिलाइज़ करें, तो फ़हीम अशरफ एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। उनको हमने देखा है कि ही हैज़ दैट एबिलिटीज़ जो कि वो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि जब अगला वर्ल्ड कप है 2023 का, वो है इंडिया में, एशियन पिचेज़ होंगे, उसमें आप सिर्फ 3 बॉलर्स आपके लिए काफ़ी होते हैं, फिर आप 3 स्पिनर्स आप मोस्टली आते हो, ये 6 का कॉम्बिनेशन आप रखते हो। यहाँ जो कॉम्बिनेशन हमारा था वो 4 बॉलर्स फास्ट का था इंडिया मैच के बाद, और 2 स्पिनर्स नवाज़ और शादाब, लेकिन नवाज़ को आपने फिर से यूज़ नहीं किया। मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई, और कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था कि यूज़ नवाज़ एंड शादाब,
डुओ इनको करवाओ, बिकॉज ये पिच बहुत सूट करेगी नवाज़ को, जो उनका कट होके बाहर बॉल निकलती है। तो आई थिंक वो स्लिप भी उनको एक दो विकेट दिला सकते थे, उनको रिस्क लेना चाहिए था। आई थिंक जो ओवर शादाब ने किया था 7वां ओवर 8वां ओवर वसीम जूनियर के अलावा आई थिंक नवाज़ को देना चाहिए था, ताकि आपको देखें आपको पता नहीं होता कि कौन इंजर्ड अचानक से हो जाए। ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है। तो अब जैसे शाइन की इंजरी हुई थी, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप पहले से यूटिलाइज़ कर लो ताकि शाइन का ओवर एक माइनस हो जाता। तो खैर पाकिस्तान की बॉलिंग में हम बाद में आएंगे। तो पाकिस्तान ने अपने इनिंग्स का अख्ताम किया 137 पे 138 का टारगेट मिला इंग्लैंड को। तो सबको ये लग रहा होगा कि इंग्लैंड जब इंडिया के ख़िलाफ़ 10 विकेटों से जीत सकता है तो यहाँ पर भी जीत जाएगा, और यहाँ टारगेट भी कम है बहुत ज़्यादा। तो फिर बॉलर्स के दिमाग में भी होता है टोटल इतना कम है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स को दाद देनी पड़ेगी, उनके लिए क्लैपिंग करनी पड़ेगी कि उन्होंने आते साथ ही अपना 100% दिया। कोई भी ऐसा बॉलर मुझे नज़र नहीं आया। इवन नसीम शाह को बस मैं जब मैच देख रहा था मैं सबको यही कह रहा था कि नसीम शाह थोड़ा सा बॉल पीछे करें। ये पिच इस तरीके से, मतलब ही नोज़ बेटर देन मी, ही नोज़ बेटर दैन कंडीशन देन मी, लेकिन वो थोड़ा सा बॉल जॉस बटलर बहुत हमेशा आगे आगे उन्होंने कवर पे किया तो 4 रन उनको मिल गए इजली। तो नसीम शाह पीछे करते जैसे हारिस रऊफ़ और शाइन कर रहे थे तो उनको बहुत सक्सेस मिली थी। लेकिन नसीम शाह का जो तीसरा और चौथा ओवर अपना था इंडिविजुअल वाला, वो आई थिंक ऐसा कमाल का ओवर था। आई थिंक बिल्कुल बीट हो रहे थे, फॉल्स समझ में नहीं आ रही थी इंग्लैंड के प्लेयर्स को कि हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करें अपने आप को। तो आई थिंक नसीम शाह का जो तीसरा चौथा ओवर था वो बहुत कमाल का था। हालांकि पहले 2 ओवर में उन्होंने 25 रन दिए थे और अगले 2 ओवर में उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए थे, या आई गेस 5 रन दिए थे। इस बात का मुझे कंफर्म नहीं, 29 या 30 रन उनको टोटल पड़े, लेकिन पहले 2 ओवर में उन्होंने 25 रन दिए थे। तो आई थिंक नसीम शाह वॉज द वन ऑफ द ग्रेट। मुझे लगता है कि नंबर 3-4 ओवर में वो ओवर देख के मज़ा आ गया था। और हारिस रऊफ़ आई थिंक जितना उन्होंने इम्प्रूव किया, आई थिंक इस टीम में किसी ने भी इम्प्रूव नहीं किया। हो सकता है रिजवान उनके कंपैरिजन में आए कि उन्होंने एज एन ओपनर अपनी बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस दिखाई है पूरी दुनिया को, लेकिन हारिस रऊफ़ इन बॉलिंग यूनिट मेरे हिसाब से अभी शाहीन से भी वो बेहतर है। मेरा अपना ये ओपिनियन है। डेड बॉलिंग में सबसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग वो करते हैं, जो सबसे मुश्किल होती है। बैट्समैन इज़ ऑलवेज रेडी फॉर अ बाउंड्री, लेकिन वो उसको रोकते हैं। मैंने हमेशा ये देखा है। अनफॉर्चुनेट सीन एक बार हो गया था इंडिया के खिलाफ, लेकिन हम 100 मैचेस को देखते हैं, हम एक मैच को परफॉर्मेंस पे नहीं देखते कि कौन किस तरीके का प्लेयर है। लेकिन हमेशा मैंने ये देखा है उन्होंने नॉकआउट स्टेजेस PSL की हों, ट्राई सीरीज़ न्यूजीलैंड वाली हो, कोई भी हो, उनकी परफॉर्मेंसेस हमेशा अच्छी रही हैं। और हारिस रऊफ़ इज़ द बैकबोन बॉलिंग में, मुझे ये लगता है बैकबोन वो बन गए हैं। अगर वो नहीं होंगे तो बहुत इश्यूज़ हमें आ सकते हैं। खैर पाकिस्तान ने बॉलिंग अपनी स्टार्ट करी, इंग्लैंड आए। एलेक्स हेल्स को शाहीन शाह अफरीदी ने, इट वॉज अ ग्रेट विकेट, उन्होंने उनके पैड से लग के विकेट पे लगी थी और उन्होंने याद दिला दी थी अपनी जो पुरानी डिलीवरीज उनकी फेमस डिलीवरीज हैं, जो KL राहुल की भी थी, लेकिन वो तो थोड़ी खैर ज़्यादा ही अच्छी थी KL राहुल वाली। तो बिल्कुल पढ़ के जो अंदर आई थी वो, उसमें वो KL राहुल के समझ में ही नहीं आई थी कि क्या हुआ है अंदर से। लेकिन एलेक्स हेल्स को भी ये बॉल समझ में नहीं आई, उनकी जो हाइट थी वो मैच कर रही थी, उनको जो बाउंस मिला था। आई थिंक ये पिच बहुत सूट कर रही थी बॉलर्स को। फिर हारिस रऊफ़ अगेन ग्रेट, जब विकेट्स की ज़रूरत होती है उन्होंने शुरू ही में दिला दिया हमें विकेट्स। फिर मैं ये कहूँगा कि वसीम जूनियर का थोड़ा सा था, बिकॉज वो 37 रन या 38 रन उन्होंने 4 ओवर्स में दिए, तो आई थिंक वो चीज़ सही नहीं थी। मोइन अली की भी उन्होंने विकेट जो हासिल की है वो उस वक्त हासिल की जब पाकिस्तान के मैच हाथ से मैच निकल चुका था। फिर यही बात करेंगे एक सिचुएशन जो फिल सॉल्ट वाली थी। फिल सॉल्ट पे जो LBW हुआ था तो वो अंपायर कॉल पे चला गया था, तो अनफॉर्चुनेट सीन था पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये अच्छी बात थी कि फिल सॉल्ट अगले ओवर में आउट हो गए थे और हारिस रऊफ़ ने जो हमें ब्रेक थ्रू दिलाया था। बेन स्टोक्स की यही कमाल की बात करेंगे कि बेन स्टोक्स जब से आए उन्होंने आखिरी तक मैच को इंग्लैंड के हाथ में पूरा यही कंफर्टेबल किया सारे जो आने वाले प्लेयर्स थे कि मैं ही ये मैच जितवाऊंगा, जैसे मैंने 2019 ODI वर्ल्ड कप जितवाया था। तो बेन स्टोक्स आई थिंक वो भी कमाल के प्लेयर हैं, बड़े मैच के प्लेयर बन गए हैं जब से उन्होंने कार्लोस ब्रैथवेट से 4 छक्के खाए हैं। उसके बाद से कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई जहाँ उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया। वो हर क्रिकेट में हर चीज़ में अपना पूरा 100% देते हैं। आपको टेस्ट मैच में भी याद होगा एक बॉल स्ट्रेट गई थी जो उनकी वायरल वीडियो हुई थी, वो बिल्कुल आखिरी तक भागे थे बाउंड्री तक जब कोई भी वहाँ नहीं था और वो खुद ही बॉलिंग करा रहे थे तब। आई थिंक इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसके बाद से अपने आप को एक बहुत टॉप ऑलराउंडर्स में शामिल करना वर्ल्ड क्रिकेट में, तो इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी एक चीज़ होती है एक पूरी इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। मैं एक बात करूँगा इंग्लैंड क्रिकेट की। इंग्लैंड क्रिकेट के पास रीच टॉपले
मार्क वुड, जोफ्रा अर्शद 3 बॉलर नहीं थे। उसके बाद इंग्लैंड की इतनी अच्छी बॉलिंग रही है कि पाकिस्तान को उन्होंने 138 तक रिस्ट्रिक्ट किया है। आप जस्ट एक बार इमेजिन करें कि ना जोफ्रा आर्चर थे उनके पास, ना रीस टॉपले थे, ना मार्क वुड। इस पिच पे होते तो पाकिस्तान आई थिंक 115 120 पे आउट हो जाता। ये मेरा अपना ओपिनियन है। 150 पे जब बॉल बाउंस होती तो शोएब अख्तर वाली हमें याद आ जाती, वो जो राशिद लतीफ़ के ऊपर से बॉल निकल गई थी शेन वॉटसन के, और किसी को समझ में नहीं थी क्या हुआ है। तो आई थिंक मार्क वुड वही स्पेल प्रोड्यूस कर सकते थे। 152, 153, 154, हो सकता है 155 तक भी हो जाती। ये पिच उस तरीके की थी, इतनी हेल्पफुल थी। तेज़ फास्ट बाउंसर, हर चीज़ जो पिच सूट कर रही थी मार्कवुड को, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। वो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान के लिए, वरना पाकिस्तान वो मैच और ईज़िली ये हार जाता। लेकिन यही बात करेंगे पाकिस्तानी बॉलर्स की, उन्होंने जो अपना 100% दिया है। 138 के बाद आधे फैंस यही सोच रहे होंगे कि ये मैच तो निकल गया, लेकिन उन्होंने पूरा मैच आखिरी वक्त तक रखा। फिर 41 रन चाहिए थे 30 बॉलों पे। शाहिन शाह अफरीदी बॉलिंग कराने आए थे पाकिस्तान की तरफ से। वो इंजर्ड हो गए थे जब शादाब ने विकेट ली थी, हैरी ब्रूक की, और उनका नी जो है वो डायरेक्ट ग्राउंड में हिट हुआ था। उसके बाद वो ऑलरेडी इंजरी से होते हुए आ रहे थे, तो इसलिए ये हो गया, वरना कोई दूसरा प्लेयर होता तो ये वाक़या नहीं होता। तो 41 रन चाहिए थे 30 बॉलों पे। उस वक्त भी सिचुएशन इंग्लैंड की ही फेवर में थी, लेकिन हमने रन बॉल से उनको कम पे ले आए थे। ये हमारा एक एडवांटेज था। शाइन का ओवर मैटर कर सकता था, हाँ या ना हो सकता था, लेकिन उस वक्त भी मैं ये कहूँगा 60% इंग्लैंड थी, 40% पाकिस्तान के फेवर में ये मैच था। और शाहीन उस वक्त इंजर्ड हो गए थे पहले, जब वो इंजर्ड तो कैच के दौरान ही हो गए थे। जब वो रन अप अपना ले रहे थे तो दिख गया था कि वो बॉलिंग नहीं कर सकते। तो नासिर हुसैन ने भी यही कहा था कि ये इनका कैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड कप से, बिकॉज इन्होंने अभी 15 साल तक, या मुझे लगता है 12-13 साल तो मिनिमम इन्होंने सर्व करना ही करना है। अभी इनकी उम्र इतनी कम है, 12 साल भी सर्व करते हैं तो 36 तक आई थिंक जाएंगे। और आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट बॉलर। और मैं यही कहूँगा कि अब जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, उसके मुताबिक सिनेरियो ये है कि शाहिन अफरीदी 2 वीक्स के लिए इंजर्ड हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए भेज दिया है नेशनल हाई सेंटर में। और यही इनकी न्यूज़ आ रही है कि ये सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ही हुए हैं, बड़ी इंजरी नहीं हुई है। लेकिन मैं यही बात करूँगा कि अब पीसीबी को चाहिए कि अपने बॉलर्स को 2023 के लिए तैयार करें। आपने हारिस को भी टेस्ट मैच के स्क्वाड में डाल दिया है, तो आई थिंक वो सही नहीं है कि आप उनको हर जगह खिला रहे हो। तो उनके साथ भी वही हाल होगा जो शाइन के साथ हो रहा है। आपने अपने मेन बॉलर्स को, नसीम, हारिस, शाइन को 2023 इंडिया वर्ल्ड कप के लिए रेडी करना है। इट्स इम्पॉर्टेंट का उस वहाँ 9 मैचेस आपने ओडीआई के लगातार खेलने होते हैं ग्रुप में। तो आप 9 के 9 मैचेस मोस्टली खेलते हो अगर आप एक मेन बॉलर होते हो, या आपको 7 मैचेस मिनिमम मिलते हैं। आप 1-2 मैच में रेस्ट करा देते हो अगर आपकी सिचुएशन अच्छी है, आप पहले से जीतते बारे आपको पता है कि आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाओगे, फिर आप रेस्ट कराते हो। वरना कैप्टन रेस्ट नहीं करवाता, उसके बाद चांस नहीं होता इतना कि अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट करवाए। तो आई थिंक शाइन की जो इंजरी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा पीसीबी को बहुत ज़्यादा। और उनको चाहिए कि अब वो पीएसएल तक रेस्ट कराएं, उनको कहें कि आप सुकून से अपना रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। और हारिस रऊफ़ को भी उनको चाहिए कि रेस्ट लें। नसीम तो अभी इतनी रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हारिस और शाहीन बहुत ज़्यादा रेगुलरली खेल रहे थे साथ। तो आई थिंक शाहीन को प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। और ही इज़ आर मेन बॉलर। हारिस और शाहीन मैं दोनों की बात करूँगा, बिकॉज एक नी इंजरी एक बहुत बड़ी इंजरी होती है। बॉलर को रिकवर मेंटली भी उससे एक तरीके से करना होता है कि मैं फिर से ना हो जाऊँ। तो वो थोड़ा सा अपने आप को कवर करके भाग रहा होता है कि मैं उस रिदम में नहीं भाग रहा होता कि मुझे फिर से इंजरी, फिर से, और फिर मैं 2 महीने तक अपनी टीम से हट जाऊँ। और तो मतलब प्लेयर्स के दिमाग में भी चीज़ें चल रही होती हैं, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अगर मैं यहाँ टूट गया तो फिर मैं कब आऊँगा, क्या करूँगा, मैं बड़ा टूर्नामेंट मिस ना कर दूँ, मैं पीएसएल का लाहौर कलंदर का कैप्टन हूँ, मैं वो चीज़ें मिस ना करता हूँ। तो आप उस तरीके से भी नहीं करते। लेकिन यही होता है कि जिस तरीके से शाहीन है, रिजवान है, ये लोग प्लेयर हैं, ये लोग बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे जो कुछ 3-4 प्लेयर्स हैं, ये लोग इतना नहीं सोचते। लेकिन मोस्टली यही होता है कि जो फास्ट बॉलर इंजर्ड होता है, नी इंजरी होती है, तो मेंटली भी उसको जो है ना फिर वो नेगेटिव थाट्स आने लगते हैं। लेकिन शाहीन की अच्छी बात थी, वो अपना 100% दे रहे थे। स्टार्टिंग में थोड़ा मसला था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा था तो उनके लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद हो रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली इन पर इफ्तिखार अहमद ने 5 डिलीवरीज कराई शाहीन की जगह, और फिर उनको एक चौका एक छक्का लगा। आई थिंक वो मैच उस वक्त पता चल गया था कि अब ये ख़त्म हो चुका है, टर्निंग पॉइंट था।
टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, लेकिन जब मैच आखिरी में होता है तो हम उसी को कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक उस वक्त फिर मैच ख़त्म हो चुका था, और मैं ये कहूँगा कि अगला ओवर फिर हमने वसीम से करा दिया, जहाँ के हम मुझे लगता था हारिस से कराना चाहिए था। हारिस का एक ही बचा था, वसीम के दो, तो हो सकता है बाबर के माइंड में ही हो कि अगर मैंने हारिस को करा दिया तो दो वसीम को, तो मैं साथ नहीं करवा सकता ना। तो उन्होंने वसीम को दिया, और मुझे यही लग रहा था कि वो वसीम जूनियर की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों के नेम सिमिलर हैं। तो वसीम जूनियर ने अगला ओवर कराया था, जो इफ्तिखार ने 5 डिलीवरीज कंप्लीट की थी। तो वसीम जूनियर जो हमारे हैं, मुझे यही लग रहा था कि अब और चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ हारिस को दे देते, ख़त्म करते, आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी थी। अब क्यों इतना हर मैच को डीप लेके जाते हो आप? मैंने पहले भी यही बात की है कि श्रीलंका वाला मैच जो 5 आउट हो गए थे उनके, फिर आप इतना उनको कहा कि चलो अटैक करो, आप आखिरी तक लेके जाना चाह रहे थे। तो सेम में तो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो सेमीफाइनल वर्ल्ड कप आखिरी 2021 में T20 खेला गया था, उसमें भी हमने 5 आउट कर दिए थे। शादाब ने ग्रेट बॉलिंग की थी उस मैच में, उसके बाद भी हमने मैच आखिरी तक ले गए, फिर हम हार गए थे। आई थिंक आपको अपने मेन बॉलर्स को यूटिलाइज़ करना पड़ता है, जाके सिचुएशन ऐसी हो, या तो आपके पास हो 50 रन 3 ओवर में, तब आप कह सकते हो चलो मैं नॉर्मल बॉलर को दे रहा हूँ, फिर अपना अच्छा बॉलर, फिर नॉर्मल बॉलर, वहाँ आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन जब आपके पास रन ही नहीं होंगे तो फिर आप किस तरीके से जीतेगा? यू हैव टू टेक ऑल द विकेट्स। आपके पास इतने कम टोटल में इतने चांसेस नहीं होते कि आप ओवर्स पूरे करके जीत जाओगे। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि हमारी बैटिंग अच्छी नहीं रही है इस टूर्नामेंट में। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और कभी कोई परफॉर्म कर रहा है, कोई भी कोई परफॉर्म कर रहा है। शान मसूद ने ओवरऑल अभी तक मुझे लगता है सबसे अच्छा परफॉर्म किया बैटिंग में। हारिस को लेट मौका मिला है, हो सकता है कि अगर उनको पहले मौका मिलता तो कर सकते थे। नीदरलैंड के खिलाफ फ़खर जमान ने एक मैच खेला था, तो इंजे वो भी हाफ फिट थे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनको क्यों लेकर गए आप। बस उन्होंने ज़बरदस्ती आई थिंक खिलाया था ताकि कोई क्वेश्चन ना करे, और हमारे पास जवाब हो गया, हमने एक मैच उनको दिया था। लेकिन आई थिंक हारिस ने बहुत अच्छी इंटेंट शो की है, जिस तरीके से वो आए, एक प्रेशर होता है, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि आप कोई मैच हारो, लेकिन उन्होंने आते साथ ही पॉजिटिव क्रिकेट का मुजाहरा किया। PSL में भी मैं उनको देख चुका हूँ, आते हैं फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। और आई थिंक अब मोहम्मद हारिस और बाबर आजम पेशावर दल में भी साथ हैं, अच्छा हमें डुओ नज़र आएगा। दोनों एज एन ओपनर, हो सकता है इमाम भी ज्वाइन कर लें पेशावर को, जैसे वो पहले भी खेल रहे थे। तो फिर आई गेस इमाम बाबर ओपनिंग करेंगे और हारिस नंबर 3 पे आएंगे। खैर ये अलग डिस्कशन है, इस हम PSL वाले सीजन्स पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ओवरऑल मुझे ये लगता है पाकिस्तान की बैटिंग ओवरऑल मुझे इतना अच्छी नहीं लगी कि हम, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हमने, एक तो कैप्टन के ऊपर एक अपना प्रेशर होता है, जैसे हम रोहित शर्मा को देख रहे हैं। लेकिन यही मैं बात करूँगा, जैसे जॉस बटलर आते हैं अपनी इनिंग्स को खेलते हैं, आई थिंक वो एक अलग चीज़ होती है, और उनके पास एक विकेट कीपिंग का भी वो है कि जिम्मेदारी है। लेकिन बाबर आजम रोहित शर्मा में हम ये देख रहे हैं, जब से उनको कैप्टनसी मिली उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत कम हो चुकी हैं, वो थोड़ा कंट्रोल होकर खेलते हैं। और विराट कोहली की भी हमने ये देखा था, जब उनके पास कैप्टनसी थी तो वो भी बहुत कंट्रोल होकर खेलते थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इश्यूज़ हैं जो हमें ठीक करने पड़ेंगे, ताकि हम 2023 ODI वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में खेला जा रहा है उसके लिए हम फुली प्रिपेयर्ड हों। वहाँ हमारे पास उस तरीके के प्लेयर्स हों। हमारे पास एक हारिस सोहेल प्लेयर जो कि अभी ODI टीम से बाहर हैं रिसेंट जो टूर्स में, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। और 2015 2019 उनके पास, 2019 में जो उन्होंने कमाल की बैटिंग्स करके दिखाई है हमें, मुझे लगता है इज़ द परफेक्ट नंबर 4 इन ODI। उनको वापस लेकर आना चाहिए। पाकिस्तान को बैटिंग में इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेगी, कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ उनको, और नंबर 6 अगर आप प्रॉपर नवाज़ को खिला रहे हो तो आई थिंक उनको ओवर्स भी आपको यूटिलाइज़ करने चाहिए, आप नहीं कर पा रहे ये ओवर। अगर आप नवाज़ को 8वां ओवर देके एक ओवर ट्राई कर लेते आप, पिच का आपको पता चल जाता है कि नवाज़ के लिए सूटेबल है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको 12 13 14 15 रन पड़ते हैं उस ओवर में। उस तक वो लोग सिंगल डबल ही जा रहे थे, बिकॉज हम ऑलरेडी विकेट्स ले रहे थे स्टार्टिंग में। ये अच्छी बात है इंग्लैंड की कि उन्होंने, हम विकेट्स ले रहे थे लेकिन उन्होंने पावर प्ले अपना उस हिसाब से खेला जिस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई विकेट ही नहीं गिरी है। तो उनका इंटेंट हर प्लेयर का क्लियर था, और हम यही बात कर रहे थे जब हम मैच देख रहे थे कि अभी तक तो लिविंगस्टन भी नहीं आए इनके जो प्रॉपर बैट्समैन है, तो वो भी आके गेम ख़त्म कर सकते थे। तो स्टोक्स की आई थिंक बहुत कमाल की इनिंग्स थी, उन्होंने जिस तरीके से प्रेशर को ख़त्म किया है, वो कोई भी टेंशन में नज़र नहीं आ रहे थे, आखिरी तक मैच लेके गए। आई थिंक स्टोक्स वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कि इंग्लैंड के लिए थी। हालांकि ये टूर्नामेंट में यही हम कह रहे थे, मार्कवुड नहीं है, डेविड मिलान नहीं है, रीस टॉपले नहीं है, जेफ्रा आर्चर नहीं है, लेकिन इनके पास इतने सारे बैकअप, इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी बेंच स्ट्रेंथ है, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो वर्ल्ड कप जीत गए।
इतने सारे मेन प्लेयर्स को मिस करने के बाद भी। जेसन रॉय मेरे हिसाब से नहीं थे, जॉनी बेयरस्टो नहीं थे, मतलब ये तो खैर सेलेक्ट ही नहीं होते, लेकिन मैंने जो बाकी 4 नाम लिए वो तो इनका प्लान का हिस्सा थे, तो वो इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद भी इन्होंने बॉलिंग, सैम करन मैन ऑफ द टूर्नामेंट उनको मिला है। आई थिंक हर चीज़ इनकी परफेक्ट चल रही है। आप इनके न्यू बॉलर्स देखें, सैम करन हैं, क्रिस वोक्स हैं, मार्क वुड हैं, रीच टॉपली हैं, उनके पास जोफ्रा आर्चर हैं, उनके पास हर एक क्वालिटी ऑफ बॉलर्स उनके पास मौजूद हैं। आई थिंक इंडिया में भी ये काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। आदिल रशीद इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, मोइन अली वहाँ पर बहुत अच्छे होंगे इंडियन पिचेस पे। तो इनके आई थिंक ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए भी अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन मैं ये कहूँगा इनके पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी है, अगर इनके पास 5 भी प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं तो इनके पास हर चीज़ मौजूद है। और उन्होंने जब से ये अपनी पूरी साइड को चेंज किया है और अपने पूरे प्लेयर्स में इंटेंट न्यू आई है इनके, आई थिंक ये हर वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होंगे। और इनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है जितनी किसी भी टीम के पास नहीं, ना न्यूजीलैंड के पास, ना साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया के पास, इन लोगों के पास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया के पास भी उस तरीके से बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। खैर इंग्लैंड के लिए ये कहूँगा कि दे डिज़र्व्ड इट। मैं स्टार्टिंग के टूर्नामेंट में मैंने 2 प्रेडिक्शंस ली थी, न्यूजीलैंड की मैंने तब की थी जब वो ऑस्ट्रेलिया से मैच जीते थे। कि न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। बिकॉज जब इनकी पाकिस्तान से भी 7 मैचेस की T20 सीरीज़ हुई थी तो जॉस बटलर ने एक मैच भी नहीं खेला था और मोइन अली को उन्होंने कैप्टन बना दिया था। 7 के 7 मैचेस जो कि T20 सीरीज़ थी पाकिस्तान में, जो वर्ल्ड कप से पहले खेली गई थी। तो आप ये देखें उनके पास इतने ज़्यादा बेंच स्ट्रेंथ है कि उस तक वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके मेन प्लेयर्स रेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे मेन प्लेयर्स खेल रहे थे बिकॉज हमारी बेंच स्ट्रेंथ ही उस तरीके से नहीं है। खैर आई थिंक इंग्लैंड डिजर्व दिस बिकॉज उन्होंने हर यूनिट में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की फील्डिंग में इम्प्रूवमेंट आई है, बॉलिंग हमेशा इम्प्रूव नज़र आ रही है, एशिया कप में भी, लास्ट वर्ल्ड कप में भी, इस वर्ल्ड कप में भी। आई थिंक बॉलिंग ही हमारा बैकबोन बन चुका है पूरी क्रिकेट का। और इतने कम टोटल पे भी आप इतना फाइट करो, ये पाकिस्तानी बॉलर्स की आई थिंक दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने जिस तरीके की शानदार परफॉर्मेंस से बिल्कुल अच्छा एक लग रहा था कि हम फाइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम बिल्कुल ही मैच को छोड़ के चले गए हैं और हमने हार मान ली। हम यही था कि लास्ट बॉल तक हम लड़े हैं। हारिस रऊफ के जो उन्होंने बाउंड्री रोकी थी, फील्डिंग में भी वो प्रॉपर हर चीज़ अपना दे रहे थे। फिर आई थिंक आखिरी में जब ट्रॉफी इंग्लैंड की तरफ जा रही थी और पाकिस्तानी प्लेयर्स मेडल पहन रहे थे, काफ़ी अफसोस हो रहा था कि कुछ हमारे गलतियाँ थी जिसको हम इम्प्रूव कर सकते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हमें सेमीफाइनल में मौका मिला तो उसको हमने गंवाया नहीं, उसको हमने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। अच्छे कंफर्टेबल हम एक तरीके से जीते थे न्यूजीलैंड वाला मैच जिस सेमीफाइनल में हमारे साथ हुआ था। तो वो खैर कंडीशंस अलग थी उस वक्त। सिडनी का था, ये मेलबर्न है, या क्राउड ज़्यादा होती है, एक्स फैक्टर क्राउड भी बन के सामने आ जाता है कि आप नर्व्स पे आपको कंट्रोल करना पड़ता है। फाइनल मैच का अपना ही प्रेशर होता है। तो आई थिंक अब प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो चुका है। 2 फाइनल ये लोग खेल चुके हैं लगातार, 2022 में एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप, और 2021 का भी सेमीफाइनल। आई थिंक ये सारे प्लेयर्स अब आई थिंक रेडी होंगे बड़ी सिचुएशंस के लिए, ये प्रेशर को संभालने के आदी आई थिंक हो चुके होंगे। और शादाब, मैं ये कहूँगा शादाब हैं, बाबर हैं, ये बहुत सारे प्लेयर्स हमारे वो थे जो कि चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 का भी हिस्सा हैं। आई थिंक दे नो हाउ टू विन अब एक टूर्नामेंट, ये PSL में भी अच्छा कर चुके हैं। तो आई थिंक अब यही है कि पाकिस्तान टीम को सोचना पड़ेगा बैठ के कि उनके पास कहीं ना कहीं गलतियां हैं, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। बॉलिंग में ये कहूँगा इतना ज़्यादा मसला नहीं है, बैटिंग में हमारे मिडिल ऑर्डर में मसला थोड़ा है कि हम सही है, अच्छे प्लेयर्स हैं जो हमारे पास ऑप्शन थे, लेकिन उस तरीके के क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है कि हम वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीत सकें। अनफॉर्चुनेट सीन्स हैं। और बेस्ट ऑफ लक तो पाकिस्तान फ्यूचर, आगे बहुत सारे मैचेस हैं उनको हम कवर करेंगे। और इंग्लैंड के लिए यही कहूँगा कि आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतने अच्छे क्रिकेट के लिए पूरे टूर्नामेंट में आपने अपने पूरी क्रिकेट को चेंज कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस मेरी अपनी जो पर्सनल जो होगी प्लेइंग 11 जो मैं बनाऊंगा पूरे इस टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेइंग 11 जो मुझे लगती है। और मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो सैम करन को, तो मेरे लिए भी सैम करन ही होंगे, लेकिन प्लेइंग 11 मैं किसी को कॉपी नहीं करूँगा, मेरी अपनी एक राय होगी। मैंने पूरे टूर्नामेंट को कवर किया है तो मेरी एक अपनी राय होगी कि ओपनर्स कौन हो सकता है, मिडिल ऑर्डर कौन हो सकता है, आपके बॉलर्स कौन हो सकते हैं। और मेरी एक इस वीडियो में एक शर्त भी होगी जो कि आई गेस किसी ने नहीं रखी होगी, हो सकता है किसी ने रखी हो, लेकिन मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं 11 चूज़ करूँगा इस टूर्नामेंट की,
उसमें मैं एक कंट्री में मैक्सिमम 3 प्लेयर्स को लूँगा। एक कंट्री से मैक्सिमम मतलब पाकिस्तान में से मैं बाबर रिज़वान और जैसे बाबर रिज़वान और शादाब को मैं ले रहा हूँ, तो फिर मैं शाहीन और हारिस को नहीं ले सकता। तो सिर्फ मैं 3 प्लेयर्स मैं लूँगा एक टीम से, एक कंट्री से, ताकि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। बिकॉज़ इंग्लैंड में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं या 4-5 बन सकते हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादती हो जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा एक ही टीम लगने लगेगी, एक ही तरफ से आ रहे हैं। और आप फाइनल जीते हो तो ज़ाहिर सी बात है आपके ज़्यादा प्लेयर्स होने चाहिए। आगे बड़े बड़े प्लेयर्स सेमीफाइनल फाइनल में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन मैं एक कंट्री से सिर्फ मैक्सिमम 3 प्लेयर्स को चूज़ करूँगा। और मैं टूर्नामेंट की जो बेस्ट 11 होगी मैं उसको फिर बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप भी मुझे अपने कमेंट करके बताइएगा इस वर्ल्ड कप की आपकी प्लेइंग 11 क्या थी। तो फिर मैं देखूँगा कि आप किस तरीके से सोचते हैं, और फिर मैं अपनी वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट, उसमें मैं सब कुछ बताऊँगा कि मैंने उस प्लेयर को क्यों चुना है और ये मेरी प्लेइंग 11 में क्यों आया है, और ये बड़े मैच का प्लेयर था या नहीं था। हो सकता है उसने रन इतने नहीं किया और मेरी प्लेइंग 11 में ना आया। तो खैर उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं, बिकॉज़ ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।